नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे और रायबरेली के ऊंचाहार में भीड़ की पिटाई में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। पहले परिवार ने मिलने से इनकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया, लेकिन बाद में अनुमति मिल गई। इस बार राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मिलने दो या नहीं कोई बात नहीं, पर कम से कम दलितों के साथ न्याय तो करो। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि न्याय की मांग कर रहे पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा है और डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम केवल न्याय मांग रहे हैं। पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हरिओम के परिवार ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि अपराध उनके खिलाफ हुआ है, फिर भी उन्हें डराया जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री से अपील की कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल ने कहा कि जहां भी दलितों पर अत्याचार होगा, कांग्रेस वहां खड़ी होगी। हमने परिवार का दुख सुना और हर संभव मदद का वादा किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के सीएम पद के चेहरे का चुनाव से पहले ऐलान हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सीएम का नाम पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए। मांझी ने महागठबंधन की तुलना करते हुए कहा कि वहीं अस्पष्टता के कारण सीटें तय नहीं हो पाई हैं। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में तय होगा। बीजेपी की बिहार यूनिट ने सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करते हुए मांझी के बयान को गलत बताया और कहा कि गठबंधन बचा है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। बेंगलुरु के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 21 साल के छात्र ने अपनी महिला सहपाठी से कैंपस के पुरुषों के वॉशरूम में दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी जीवन गौड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना 10 अक्टूबर की है, जबकि पीड़िता ने 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई। FIR के मुताबिक दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। आरोपी ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया और जब उसने मना किया तो उसने जबरन वॉशरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के वक्त आरोपी ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था। पुलिस ने अपराध स्थल की जांच की है। वहीं बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है और महिला सुरक्षा पर जवाब मांगा है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि भारत अपने रूसी तेल आयात को आधा करने जा रहा है। हालांकि भारतीय सूत्रों का कहना है कि अब तक कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखा है और असली तस्वीर दिसंबर या जनवरी के आंकड़ों में सामने आ पाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच हाल में कोई फोन पर बातचीत हुई ही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह उपभोक्ताओं के हित में और राष्ट्रीय जरूरतों पर आधारित है, किसी बाहरी दबाव में नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में बयान दिया कि अगर भारत को दोहरी जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, तो वो गंदा खेल खेल सकता है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। आसिफ ने कहा कि भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान से 10 गुना अधिक हैं। उन्होंने इसे वैश्विक संकट के संदर्भ में जोड़ा, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और गजा शांति योजना। भारत ने जवाब दिया कि ये केवल पाकिस्तानी प्रचार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोहरी जंग पाकिस्तान का सपना है, भारत अजेय है। कांग्रेस और विशेषज्ञों ने भी इसे असंभव और राजनीतिक बयान करार दिया। भारत की सेना, हथियार और रणनीतिक पाकिस्तान की तुलना में मजबूत मानी जा रही है। बांग्लादेश में अभियोजन पक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मौत की सजा की मांग की है। उन पर पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों को रोकने के लिए मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है। इस हिंसक प्रदर्शन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लगभग 1400 लोग मारे गए थे। शेख हसीना वर्तमान में भारत में शरण लिए हुई हैं। मुकदमे में लीक हुई ऑडियो क्लिप में कथित रूप से उन्होंने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। हालांकि हसीना ने आरोपों से इनकार किया है। बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम का कहना है कि हसीना को कम से कम एक बार मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस हिंसा में मानवता को अपूरणीय क्षति पहुंची है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया। भुल्लर पर शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था।
शिकायतकर्ता को पहली किस्त के लिए उनके मोहाली कार्यालय बुलाने पर सीबीआई ने छापेमारी कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके साथ जुड़े एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने डीआईजी के कार्यालय, निवास और एक अन्य साइट पर तलाश ली। 2007 बैच के आईपीएस भुल्लर ने नशारोधी अभियान और कई महत्वपूर्ण जांचों में भूमिका निभाई थी। वे पूर्व पंजाब डीजीपी महल सिंह भुल्लर के पुत्र हैं और विजिलेंस ब्यूरो में संयुक्त निदेशक रह चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पंचकुला में पूछताछ के लिए ले जाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में साफ किया कि बिहार चुनाव में एनडीए फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सभी सहयोगी मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शाह ने बताया कि 2020 के चुनाव के बाद खुद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि उसके ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन का सम्मान करते हुए नीतीश को ही सीएम बनाया। शाह ने नीतीश की सेहत और व्यवहार को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश जी से कई बार लंबी बातचीत की है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि बिहार की जनता लालू राज की वापसी नहीं चाहती और कांग्रेस की घमंड भरी राजनीति ने उसे देश भर में कमजोर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि बिहार में करीब 2.8 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है, यानी अब भी 2.6 करोड़ परिवारों को नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर डी और सी ग्रेड की नौकरियां भी दी जाएं, तो इसके लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए, जबकि बिहार का पूरा बजट सिर्फ 3.25 लाख करोड़ का है। शाह ने तेजस्वी के वादे को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये वोट पाने के लिए बिहार के युवाओं को दिखाया गया एक सफेद झूठ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपनी सीट बंटवारा प्रक्रिया पूरी कर ली है। 48 घंटे की कड़ी बातचीत के बाद आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगियों ने कुल 145 सीटों पर सहमति बनाई। आरजेडी को 70, कांग्रेस को 20 और सीपीआई-एमएल को 25 सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 70 सीटें मिली हैं, लेकिन जीत 145 की होगी और नीतीश बीजेपी का गठबंधन टूटेगा। कांग्रेस ने कुटुंबा और पटना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। सीपीआई और अन्य छोटे दल भी सक्रिय हैं। पटना और अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। महागठबंधन मुस्लिम, दलित, ईबीसी और महिलाओं पर फोकस कर चुनाव प्रचार करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 17 सीटों का उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। खास बात तो ये है कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से टिकट मिला है। ये सीट बीजेपी के अनुराग सिंह का गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस ने इस बार ओबीसी और दलित समीकरण साधने पर जोर दिया है। सूची में कई नए और युवा चेहरे भी शामिल हैं, जैसे पटना साहिब से कृष्णा मुरारी और मुजफ्फरपुर से सुनीता देवी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष झा ने कहा कि बाकी 3 सीटों पर जल्द फैसला होगा। महागठबंधन में कांग्रेस को कुल 20 सीटें मिली हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पटना और कुटुंबा में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और झंडे लहराए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.